है वो भी, उन्होंने तो परख शक्ति होती है ना, तो उन्होंने भी मेरे को समझ लिया, जान लिया, पहचान लिया और कह दिया कि कैलाशबेन आप ब्रह्मा कुमारी नहीं बन सकेंगी। तो जब ये बोला तो मेरे से बोला गया, मैंने दीदी को बोला कि दीदी मैं क्यों नहीं बन सकेंगी ब्रह्मा कुमारी। तो बहनों ने सच्चा सच्चा मेरे को उत्तर दिया। उन्होंने बताया कैलाशबेन आप पढ़ी लिखी नहीं है, पहली भूल। दूसरी, आप बोलती नहीं है। तीसरा, आप पढ़ी हुई नहीं है, आपको कुछ आता नहीं है, कैसे ब्रह्मा कुमारी बनेगी। चलो बोलती नहीं है वो भी ठीक है, पढ़ी हुई नहीं है वो भी ठीक है, परंतु कुछ तो आना चाहिए ना काम करने। पर मेरे से कभी भी कुछ हमारे माता जी वगैरह कराते नहीं थे। वो इसलिए नहीं कराते थे कि हमारा जन्म लगभग 6-7 पीढ़ियों के बाद हमारे घर में लड़की हुई। तो बहुत लोगों ने खुशियाँ मनाई होगी और बहुत कुछ किया होगा कि भाई घर में लड़की हुई। और जब वो जन्म पत्री बनाते हैं तो उसमें ऐसे लिखा हुआ था कि ये बच्ची बहुत भाग्यशाली है, ये जो संकल्प करेंगी ना वो होगा। परंतु ये बहुत छोटी उम्र में सन्यासी बनेंगी। तो वो भी बहुत भारी बात लगी घर वालों को। फिर दूसरा लिखा था कि ये बहुत जल्दी मर जाएंगी, इसकी उम्र बहुत छोटी है। तो ये थोड़ा हमारी दादी माँ जो थी, खूब पुराने विचारों वाली थी, उनको नहीं अच्छा लगा और उसी समय उन्होंने ऐसे मान लिया कि इस लड़की को मैं पढ़ाऊंगी नहीं। दूसरा ऐसा सोच लिया कि ये पढ़ेंगी लिखेंगी होशियार होगी तब इसको सन्यासी बनने की इच्छा होगी ना। पढ़ी लिखी नहीं होगी तो उसको इतनी बुद्धि भी नहीं होगी और इतना संकल्प भी नहीं आएगा कि मैं सन्यासी बनूं। और हमारे पिताजी को ऐसी इच्छा कि हमारी बच्ची अच्छी तरह पढ़े, सदा खुश रहे, आगे पुरुषार्थ करे, बढ़े। तो लेकिन हमारी दादी माँ बहुत पावरफुल थी, तो उसने मेरे को पढ़ने नहीं दिया क्योंकि मैं जल्दी मर जाने वाली थी। और दूसरा कि मैं सन्यासी ना बनूं इसलिए नहीं पढ़ने दिया। और जब सब ने बोल दिया ब्रह्मा कुमारी नहीं बन सकेंगी और दीदियों के मुख से जब सुना तो बहुत धक्का लगा और बहुत एक सोच चला क्या करूं क्या करूं। और मेरी भूलें तो इतनी बड़ी बड़ी जो मैं सुधार भी ना सकूं। तो फिर मैं पहले मना योग रूम नहीं होते थे, संदली और उस साकर बाबा जब थे तो बाबा के मम्मा के फोटो भी नहीं लगाने देते थे। बाबा देहधारी को याद नहीं करना ऐसे बाबा बोलते थे, तो फोटो वगैरह भी नहीं होते थे। मैं क्लासरूम में ही बैठी हुई थी। फिर हम जब क्लास सब पूरा हो गया, सब सेवाएं पूरी हो गई, फिर हमने माता जी को बोला चलो घर। तो घर गए। घर जा कर के हमारे क्लास में जो आती थी कुमारियाँ, उनको हमने बोला हमारे घर पे आओ। घर पे बुलाया और फिर हमने बोला मम्मा बाबा को चिट्ठी लिखनी है। तो दीदी को भी पूछा कि मम्मा बाबा को चिट्ठी लिखनी है, तो बोला भले इन लोगों से लिखा दो। तो फिर
हमने अच्छी मैंने चिट्ठी लिखी कि भाई मैं हिमाचल प्रदेश की हूँ, मेरा नाम कैलाश है, मैं 11वां साल शुरू हुआ है, ऐसे ऐसे सब डिटेल लिखाया। और बाबा को मम्मा को चिट्ठी दी, दादी को ही दीदी को ही दी और उन्होंने भेजी। मम्मा बाबा ने चिट्ठी पढ़ी और बहुत अच्छा उत्तर दिया। मम्मा ने लिखा, बच्ची देखो परिस्थितियां जब आती है तो कैसे बाबा मदद करता है, ये मैंने बहुत अच्छा अनुभव किया। तो बाबा मम्मा ने जो लिखा वो ये लिखा कि बच्ची तुम योग करना। तो योग से बच्ची ये जो मैं संकल्प करती थी कि ब्रह्मा कुमारी बनूंगी या नहीं बनूंगी, तो मम्मा ने लिखा कि बच्ची तू पहले भी ब्रह्मा कुमारी थी, अभी हो और सदा रहेंगी। फिर मम्मा ने ये भी लिखा कि बच्ची योग करना। तो मेरे को तो ये लेटर पढ़ते और जब दीदी ने सुनाया इतना खुशी, इतना मुझे ये पता ही ना चले कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनने का भी बाकी है। मेरे को ऐसा ही लगने लगा बस मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं सेंटर पर रहती हूँ। और जैसे दीदी बाहर जा रही थी लेटर सुना करके, दीदी चली गई, मैं फटाफट मुझे झाड़ू लगाना कैसे, ऐसे झाड़ू लगाना सीखने लगी, सब्जी काटने सीखने लगी, बर्तन साफ करने सीखने लगी। जब हमारे माताजी पिताजी चले जाते थे तो गीता पाठशाला थी, तो उस पर मैं वो प्रैक्टिस करने लगी अच्छी तरह। और बहुत खुशी से सब काम सीखूं, सब काम जो माना वहाँ की बहनें बोले वो मैं सब कुछ करूँगी और मेरे को सेंटर पर रहना है। जब दीदी 10-12 दिन के बाद दूसरे सेंटर से उस पर आई, दीदी ने बोला कैलाश बहुत खुश दिखाई देती हो। तो मैंने ऐसे हाँ मैंने जवाब नहीं देती थी ना, तो ऐसे से किया। बोला कि क्यों पर तू इतनी खुश है, बोलो। फिर मैंने बोला दीदी मम्मा ने लेटर लिखा था ना। बोला अरे बुद्धू, ये मम्मा बाबा ने तेरे को खुश करने के लिए लेटर लिखा था, सचमुच थोड़ी तो ब्रह्मा कुमारी बनेगी। हाय मेरे को तो ऐसा लगा कि बाबा मम्मा भी खाली खाली बोलते होंगे। तो जब ऐसे सुना तो फिर मैं फिर से सेंटर पर से आ गई। और हमारे को ना ऐसे हमारे घर थे बीच में व्यास नदी, उस और सेंटर था। तो सेंटर से आई और व्यास नदी पास कर करके किनारे पर बैठी योग करते रही। फिर भाई बुलाने आए, कैलाशवन चलो घर। मैंने कहा नहीं मेरे को यहाँ ही योग करना। अरे बोला घर चल, दीदी मना माता जी बुला रही है। फिर गई, फिर उन्हीं ही लड़कियों को बुलाया और हमने सोचा, दीदी ने मुझे बोला कि मम्मा बाबा ने खाली खाली लेटर लिखा है, तो दीदी तो गलत नहीं बोल सकती है ना। तो मैं बाबा मम्मा को मैंने लेटर लिखा था पर डिटेल परिचय नहीं दिया है, तो हो सकता है मम्मा बाबा ने मेरे को नहीं समझा होगा इसलिए बोल दिया होगा। मैं डिटेल परिचय दूं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता है, तो बाबा निर्णय करके मुझे बता सके। तो मैं फिर से लिखाया कि मेरा नाम कैलाश है, मैं 11 साल की हूँ और मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ, मुझे कुछ काम करने नहीं आता है, परंतु मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है। और मेरे घर वाले, क्लास के भाई बहन, दीदियाँ सब ऐसे बोलती है कि तुम ब्रह्मा कुमारी नहीं बनेगी। अगर ब्रह्मा कुमारी बनेगी तो तू 1-2 महीने में ही वापस घर आएंगी।
तो तू पहले से घर में रहो ना। तो मम्मा बाबा मैं ब्रह्मा कुमारी बन करके सदा सदा काल के लिए ब्रह्मा कुमारी बन करके रहूं, उसके लिए मुझे कोई रास्ता बताओ जो मैं ब्रह्मा कुमारी बनूं और उसके बाद वापस घर ना आऊं। ऐसा कुछ मुझे रास्ता बताओ। मामा बाबा ने फिर से वो लेटर पढ़ा होगा, फिर से उत्तर लिखा। मामा बाबा ने बहुत डिटेल लेटर लिखा। देखो परिस्थितियां तो सबके सामने आती है, अलग अलग रूपों से आती है, और फिर हर एक अपनी अपनी हिम्मत शक्ति अनुसार उनके साथ सामना भी करते हैं। लेकिन मुझे ये जो मैं समझो कभी क्लास में क्लास के भाई बहन सेंटर पर आवे, तो मैं तो छोटी सी बच्ची थी जब सेंटर पर रहती थी, तो मेरे को ना मैं जैसे पानी देने जाऊं या नाश्ता देने, तो कई बार कई लोग पूछ लेते थे कि बहन जी आप कितना पढ़ी हुई हो। मेरा वहीं फ्यूज उड़ जाता था। मेरे को ऐसा होता था कि पता है ना सबको कि मैं नहीं पढ़ी हुई हूँ, फिर मेरे से क्यों पूछते हैं। हालांकि बेचारों को पता नहीं होता था, पर मुझे ये पता था मैं नहीं पढ़ी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सबको पता है कि मैं नहीं पढ़ी हुई हूँ। तो पानी जहाँ का वहाँ, फिर वापस प्लेट या गिलास लेने नहीं जाती थी, बस वो जाएंगे उसके बाद ही उठाएंगी। फिर मना जब ये मेरे को बोलते थे तो दुख तो होता रहता था, पर जब मम्मा का दूसरा लेटर आया उसमें बहुत अच्छी शिक्षाएं लिखी थी। इतनी अच्छी शिक्षा थी कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूं या ना बनूं, चाहे मैं घर में रहूं, चाहे मैं सेंटर पर रहूं, चाहे मैं सन्यासी बनूं, चाहे मैं शादी करूं, लेकिन वो शिक्षा कहीं भी काम आएगी। जहां भी मैं जाऊंगी वहां वो शिक्षा काम आवे। इतनी अच्छी शिक्षाएं मम्मा बाबा ने मेरे को दी, और वो हमेशा मेरे को याद रही। और वो शिक्षाओं के कारण ही आज मैं यहाँ बाबा की बन करके हूँ। तो सबसे पहले मम्मा ने बोला, बच्ची जब घर से सेंटर पर आओ तो सेंटर पर खड़े होकर के आप ये सोचना कि ये घर मेरा सदा काल के लिए है, इसके बाद और कोई घर ही नहीं है। किसी का एक ही घर होता है तो दूसरे तीसरे घर याद आते हैं कभी? कभी भी नहीं आते हैं ना। तो बस यही सोचना मेरा यही एक घर है। कोई भी हमारे को भी दीदी डांटे और मैं बोलूँगी नहीं दीदी मैं जाती हूँ मेरे घर, तो मेरी बुद्धि में दूसरा घर याद है, तब मैंने बोला ना कि मैं दीदी जाती हूँ घर, है ही नहीं घर। और दूसरा मम्मा ने लिखा था कि जब बाबा के घर आओ तो मैं जीते जी इस घर में आई हूँ, मरने के बाद मेरी इस घर से अर्थी निकलेंगी मैं नहीं। कितनी अच्छी शिक्षा थी ना। फिर तीसरा मम्मा ने लिखा था कि बच्ची बाबा के बनने के बाद ऐसे नहीं है कि मैं यहाँ आई तो दीदी मेरे को हमेशा यहाँ रख लेंगी, नहीं रखेंगी, लेकिन फिर कोई समय आने पर कहीं भी जहाँ मेरी जरूरत होगी सेवा में वहाँ भेजेंगी तो सही ना। तो तेरे को दीदियाँ दादियाँ जहाँ भेजे वहाँ जाना है, जहाँ जिसके साथ रखे उनके साथ रहना है। मना तेरे को सबकी सेवा करनी है,
तेरे को सबके साथ सेट होकर के रहना है, सबका ध्यान रखना है, पर तेरा ध्यान कोई नहीं रखेगा। बहुत अच्छा। ये भी कितनी बड़ी बात थी ना। पहले से मम्मा ने स्पष्ट किया कि तेरे को सबका ध्यान रखना है, तेरा कोई ध्यान नहीं रखेगा। ठीक है। मम्मा ने यह भी लिखा था कि बच्चे, बाबा के घर में बहुत सारे बच्चे आते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो वो सब कुछ सुन करके ऐसे नहीं कि यहाँ का वहाँ, वहाँ से वहाँ, ऐसे इधर उधर का परचिंतन करके तू लड़ाई झगड़ा करावे, ऐसे कभी नहीं करना। ये बहुत अच्छी शिक्षाएं थी। और फिर अधूरे में पूरा, हमारे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे। उनका इतना अच्छा गला था कि माइक देने की जरूरत नहीं। ठेकेदार थे तो, और वो जब भी कभी किसी को भी डांटते थे, चाहे घर वालों के कोई बाहर वालों को, वो सरपंच होता है ना गांव का, तो वो सरपंच भी थे। तो बाहर जाकर के खुले में, डांटना हो तो खुले में जाकर के बोलेगा, ताकि इस पूरा गांव सुन सके। तो लेकिन जब हमने पिताजी को बोला कि मुझे अब सेंटर पर जाना है रहने के लिए, तो मैं छोटी थी, 11 साल का बच्चा तो छोटा ही होता है ना। तो पिताजी ने बोला भले जाना, पर कैलाश बहन बड़ी हो करके जाना। मैंने बोला मैं बड़ी हूँ। फिर बोला कैलाश बहन थोड़ा समझ करके, जब तेरे को थोड़ी समझ आवे ना तब जाना। मैंने बोला पिताजी मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ सब। मैंने पिताजी ने बोला कि तुम छोटी हो, थोड़ा बड़ी हो करके जाओ। नहीं अभी जाना है। तो पिताजी ने थोड़े 2 बोल कड़क बोले कि भले जाओ, ये घर हमेशा हमेशा के लिए आपका है, लेकिन अगर मेरा बाबा का, शिव बाबा का नाम खराब किया तो तेरे को तो क्या, पर तेरी लाश को भी घर में नहीं आने दूंगा। ये बोल इतने अच्छे थे ना, इतने अच्छे थे ना। कई बार कई बहनों के माँ बाप ऐसे बोल देते हैं कि बेटा कुछ तकलीफ पड़े, दुख पड़े तो तू वहाँ दुखी नहीं होना, वापस घर आ जाना। तो वो कभी सेंटर पर नहीं रह सकेंगी। वो लड़की कभी ससुराल घर में अच्छी तरह नहीं रह सकेंगी। कई बार कई लोग कि बेटा तेरी अब शादी कर रहे हैं, तू पराए घर जा रही है, तेरे को अब जो भी दुख पड़े, तकलीफ पड़े, जो भी होवे, वो तेरा घर है, वो तेरा परिवार है, और तेरे को वहीं ही रहना है। तो लड़की अच्छी तरह रहेंगी। तो पिताजी ने भी अच्छे कड़े बोल दिए, जो हमारे को कदम कदम पर याद रहे। फिर हमारी दीदी भी बहुत अच्छी थी, कृष्णा दीदी अंबाला में हैं। उनको हमारे साथ बहुत प्यार था और मेरे को भी उनके साथ था, लेकिन उसको हमारे साथ प्यार इसलिए था कि मैं अनपढ़ थी, कुछ आता नहीं था, और दीदी को ऐसा था इस बेचारी बच्ची को अनपढ़ होने के कारण दुख होता है। तो दीदी को ऐसा भी था कि मैं इसको अपने पास रखूं और पढ़ाऊं और अच्छी तरह सब कुछ सिखाऊं। तो पहले इतनी सारी ब्रह्मा कुमारी बहनें नहीं होती थी,
बस एक बड़ी दीदी होवे और उसके साथ कोई छोटी लड़की भी होती थी। तो दीदी के पास भी जब दीदी को राज दीदी जलंधर वाली ने हिमाचल सेवा पर भेजा तो हिमाचल वाले लोगों की पहाड़ी भाषा और पता ही नहीं चले, दीदी पंजाबी सरदारनी और हम लोग पहाड़ी भाषा वाले, तो दीदी को पता ही ना चले। तो दीदी ने पिताजी को बोला, ठेकेदार जी आप अपनी लड़की को हमारे साथ थोड़ा समय भेजो। बोला दीदी उसको तो कुछ आता नहीं है, वो क्या करेंगी आपके पास? बोला नहीं बस मेरे साथ रहे, ये मेरे को पहाड़ी भाषा बिल्कुल पता नहीं चलती है, तो ये मेरे साथ होगा तो अच्छी रहेंगे हम। भले दीदी जी मना पिताजी ने छुट्टी दी दीदी के साथ जाने का। हम काफ़ी साल दीदी के साथ रहे, बहुत अच्छी तरह दीदी ने सिखाया। दीदी के साथ मेरे को 2 साल रहती को हो गए थे। आजकल के दिन थे, मैं सब्जी काट रही थी और दीदी हिसाब कर रही थी। दीदी ने अचानक बोला, कैलाश जी कि कैलाश तू सचमुच ब्रह्मा कुमारी बनेगी? मेरे को जोरदार झटका लगा। दीदी 2 साल से मैं साथ में रहती हूँ और आज आप कह रही है कि ब्रह्मा कुमारी बनेगी, तो मैं ब्रह्मा कुमारी नहीं हूँ? या दीदी को नहीं पता चला कि मैं बन सकती हूँ या नहीं? तो मैं ना दीदी को देखती ही रह गई। लेकिन बोला तू ब्रह्मा कुमारी बनेगी? मैंने कहा जी दीदी बनेगी। कि कैलाशवन अगर तेरे सामने बहुत मुश्किलातें आवे तो? मैं क्या तो भी बनेगी? फिर बोला अगर सेंटर पर रहेंगी और बहुत दुख पड़े तो? मैं क्या तो भी रहेंगी? कि पक्का? मैंने कहा हाँ पक्का। तो कि मैं लिखूं? मैंने कहा भले लिखो। तो दीदी ने ना लिखा और उस समय वो ये जेरॉक्स ऐसा वैसा नहीं होता था, लेकिन कार्बन कॉपी करते थे। तो दीदी ने ना कार्बन कॉपी की और एक लेटर दीदी ने अपने पास रखा, कार्बन कॉपी मेरे को दी और बोला ये आप अपने पास रखो। मैंने बोला दीदी मुझे पढ़ना ही नहीं आता है तो मैं क्यों इसको अपने पास रखूं? दीदी ने बोला कैलाशबेन अपने पास इसलिए रखो कि जब 1-2 मास हो जावे ना तब आप एक कागज निकाल करके मेरे को देना, मैं तेरे को सुनाया करूँगी, तो तेरे को भूल ना जाए कि वायदा याद रहे ना, इसलिए मेरे को बोलना। भले दीदी तो दीदी थी, गुरु थी, तो अच्छा है, बहुत अच्छा। तो दीदी ने ये जो बोल बोला, मैं छोटी थी ना, 13 साल की थी, 13-14 साल की, तो मेरे को दीदी ऐसे खाली खाली बोल रही थी कि कोई भी तकलीफ पड़े तो, दुख पड़े तो मैंने बोला हाँ बनूंगी। लेकिन मैंने जैसे मेरे मन में ऐसे बैठ गया कि मेरे को बहुत तकलीफ़ें पड़ेंगी और बहुत दुख पड़ेगा, फिर भी मुझे ब्रह्मा कुमारी बन के रहना है। पर सोचने जैसी बात है, भगवान का बन जाने के बाद कभी कोई दुख पड़ता है? कभी कोई तकलीफ आती है? बाबा तो आया ही है सब तकलीफ, सब दुखों को दूर करने के लिए। परंतु मुझे ऐसे, मैं छोटी थी ना, तो मैं ऐसे इंतजार करती रही, 2-4 साल नहीं, मेरे को 63 साल होंगे ये सेंटर पर रहती को।
तो मैं यही इंतजार में रही कि मेरे को बहुत तकलीफें पड़ेंगी, बहुत दुख पड़ेंगे और उनसे मुझे पास होना है। हाँ, मैं फिर भी मेरे को ब्रह्मा कुमारी बन के रहना है। थोड़ा समय पहले कुछ बातचीत ही चल रही थी, तब दादी जी ने ही बोला, कैलाश, उनका जी, तो ऐसी कुछ बात चल रही थी। दादी ने बोला, कैलाश, आप है ना जल्दी जल्दी जो कुछ तेरे को मम्मा बाबा से मिला है ना, वो तूने लंदन में भी दिया, भारत में भी दिया, अभी अमेरिका जाकर के देके आओ। तो मैं ना हाँ नहीं करती थी। कितने साल तक दादी ने बोला, जानकी दादी, दादी से हाँ जी करके सुनती थी, लेकिन मैं ये नहीं कहती थी कि मैं जाऊंगी। तो जब हम 3-4 बहनें दादी ने बुलाया और गई, तो बोला कि कैलाश, तेरे को जो मम्मा बाबा ने दिया है ना, वो जल्दी जल्दी सबको दे दो, विदेश में, अमेरिका में। तो जब ये बोला दादी ने कि जल्दी जल्दी दे दो, तो मुझे ऐसे आया बुद्धि में कि देखो, मेरे को मम्मा बाबा ने भी बोला था तू जल्दी मर जाएंगी, और जो जन्म पत्री में लिखा है उसमें भी बोला भी कभी भी शरीर छोड़ सकती है। 25 साल के बाद तो 5 दिन भी नहीं जी सकती है। और सभी साधु संत पंडित भिखारी जो भी मिलते थे वो यही बोलते थे। और मैं पता नहीं जल्दी जाने वाली होंगी, इसलिए दादी ने बोला कि जल्दी जल्दी जाने से पहले आप बाबा का ज्ञान, जो भी बाबा ने तेरे को दिया है वो दे दो। तो मैंने ना हाँ बोला दादी को कि भले दादी मैं जाऊंगी। तो फिर दादी बड़ी खुश हुई। तुरंत जयंती बहन भी साथ में ही खड़ी थी। जयंती बहन को बोला, जोड़ो मोहनी बहन वो अमेरिका वाली को फोन करो। तो फोन किया जयंती बहन ने, और फिर मोहनी दीदी से बात की। मोहनी बहन, आप जल्दी से इसके कागज बनाओ। तो कि भले दादी। फिर जयंती बहन को बोला, इसका सारा प्रोग्राम लिस्ट बना के दो। ये अमेरिका में 2 महीने 3 महीने रहेंगी, इसको कहाँ पर कितना कितना समय रहना है वो सारा मेरे को लिस्ट बना करके दो। एक मेरे को दो, एक अपने पास रखो, एक मोहनी बहन को दो, और एक मेरे को, कैलाश को दो। भले वो तो लिस्ट लिखने लगी होगी। फिर मोहनी दीदी ने मेरे को फ़ोन किया, कैलाश तू कब आना चाहती हो? उन्होंने कहा, मुझे तो पता नहीं कब जाना चाहिए, आप उस वहाँ के हालातों को देख करके जिस समय बोलेंगे आऊँगी। तो कि मना अप्रैल के बाद में जून जुलाई ऐसे 3-4 मास बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ का वातावरण भी अच्छा होता है, तो आप आना। भले, तो आप बोलना कब कागज बनाने हैं। तो मैंने बोला ही नहीं उसको कि कागज बनाओ, और उन्होंने इंतज़ार करती होगी दीदी। तो ऐसे चलते चलते हमारे को दादी ने जो कहा था और मैंने हाँ किया था, मैंने बोला जाऊंगी, दादी खूब खुश हुई। और फिर दादी ने हमारे को ये अहमदाबाद आए हुए थे, और हम ये अपनी जो उषा बहन हैं वो कहीं रक्षाबंधन हरिद्वार जो सन्यासी होते हैं, तो प्रेम दीदी पहले राखी बांधने जाती थी मंडलेश्वरों को, तो फिर दादियों ने उषा दीदी को भेजा था। तो उषा दीदी जब वापस आए तो बोली, कैलाश बहन एक खुशखबरी सुनाऊं? मैंने कहा हाँ जी, कि मैं अमेरिका जा रही हूँ। बहुत अच्छा बहन, बहुत बहुत बधाई हो। कि आपको भी दादी ने बोला था तो आप जाके आई? मैंने कहा ना। तो कि वीज़ा ले लिया? मैंने ना। तो फिर
उन्होंने बोला कि कम से कम वीज़ा तो ले लो। भले, पर उनके साथ जो कार चलाते हैं ना विजय भाई, वो भाई ने बोला कि आपका पासपोर्ट है? मैंने कहा हाँ है ना। तो के उसकी जेरोक्स कॉपी दो। मैंने बोला भैया मैं तो जा रही हूँ अभी क्लास कराने, आप मना बहन को बोलो। तो राजू भाई भी वहीं बैठा था। राजू भाई से पूछा कि भाई आप अपना पासपोर्ट की कॉपी और दीदी के पासपोर्ट की कॉपी दो। तो इन लोगों ने दे दी। हमारी एक बहन हिमाचल की साथ में, तो उससे हमारे माँ बाप का नाम पूछ लिया। और फिर उसने पता नहीं कब वो वीज़ा के लिए लेटर लिखा होगा, उसका उत्तर आया आबू में ही। तो उषा दीदी कहीं जा रही थी, काम में थी, उसी समय लेटर आया होगा और दीदी ने ऐसे खाने में रख दिया होगा। और जिस दिन मुझे बॉम्बे जाना था वीज़ा लेने के लिए, उस दिन वो लेटर हाथ में आया शाम के टाइम। उषा दीदी ने 6 बजे फ़ोन, कैलाश बहन जी, अरे दीदी जल्दी आप अभी ही सब काम छोड़ करके और मैंने जल्दी टिकट ले करके बॉम्बे जाओ। मैंने कहा मैं नहीं जा सकती हूँ बॉम्बे। अरे दीदी मना नहीं करो, आपका वीज़े के लिए लेटर आया है, मैं भूल गई थी, पर मैं नहीं जा सकती हूँ। यहाँ पर ये जो कौन दादा चांद मिश्रा दादा जो है बॉम्बे का, वो एक्टरों का डायरेक्टर, तो वो उसकी बर्थडे थी और उसका ब्रह्मा भोजन बड़ा प्रोग्राम रखा, मैं नहीं निकल सकती हूँ। अरे मैंने बोला आप मेरी डेट चेंज करो वीज़ा की। बोला कैलाश बहन वीज़ा की डेट चेंज नहीं होती है, तो डेट ही मुश्किल से मिलती है, और तू तेरा प्रोग्राम चेंज कर। फिर मैंने कहा ठीक है, तो कब जाने का है? बोला अब भी निकलना है। तो पर ट्रेन की टिकट ही नहीं मिल रही थी। फिर बोला प्लेन में जाओ, तो प्लेन की भी टिकट नहीं मिली। मैंने बोला नहीं मिल रही है, तो बोला कल सुबह की जल्दी की टिकट ले लो। चलो वो ले लिया। और फिर हम लोग गए, राजू भाई था, मैं थी, एक हमारे साथ और बहन थी, हम लोग 3 जने वहाँ पहुँचे। वहाँ सेंटर पर, बॉम्बे वाली सेंटर पर नाश्ता किया और बहन ने बोला जल्दी आप जाओ, फिंगरप्रिंट दे करके थोड़ा बॉम्बे देख करके शाम को यहाँ आना। भले, तो घूमे इधर उधर, सागर देखा, और फिर शाम को आकर के जैसे सेंटर पर पहुँचे, बोला क्लास कराओ। क्लास कराया, फिर बोला खाना खा लो। खाना खा कर के हम हमारे रूम में जा रही थी। वो बहन बहुत अच्छी, देखो जब हम लोग कभी भी किसी को स्पष्ट बोलते हैं ना, तो उससे बहुत फायदे होते हैं। अगर गोल गोल बोलते हैं ना, तो पता नहीं चलता है, कभी नुकसान भी हो सकते हैं। तो वो बहन बहुत अच्छी थी, और उसने ना मेरे को बोला कि कैलाश बहन अभी खाना खा के आप फ्री हो गई है, तो मैं आपके रूम में आती हूँ, आप जो वीज़ा लेना है ना उसकी फ़ाइल दो। मैंने कहा काहे की फ़ाइल? फ़ाइल तो मैं लाई नहीं हूँ। तो बोला अरे वीज़ा लेना है ना, तो उसके फ़ाइल, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी लेटर कुछ तो लाई होगी ना। कागज़ तो हो गए, कागज़ भी नहीं लाई हूँ। तो क्या लाई हो? मैंने कहा पासपोर्ट। बोला पासपोर्ट से वीज़ा नहीं मिलता है। मैंने कहा हमारे को तो यही बोला था कि पासपोर्ट लेकर के जाना, जल्दी जाओ। तो राजू भाई भी पासपोर्ट ही लेकर के आया था, मैं भी। तो जैसे ही हम बोला अच्छा ठीक है, अब ये फिंगरप्रिंट तो दे दिया है, कल है ना आपका वो वीज़ा मीटिंग होगा, तो वो उसका लेटर है। मैंने कहा ना, तो के लेटर तो आया होगा ना। मैंने बोला मेरे पास कुछ नहीं आया। तो बोला आपको यहाँ आने का किसने बोला बॉम्बे? मैंने कहा उषा दीदी ने। तो
तो बोला फोन करो उषा दीदी को। दीदी 11 बज गए, वो सो गई होंगी, उठाओ। दीदी इतने लेट कैसे उठाऊं? तो बोला कि लेटर नहीं होगा, लेटर बिना आपका मना वीज़ा मिलेगा ही नहीं। उन्होंने बहुत अच्छा सुनाया कि वो लेटर में मना जो आपसे पूछना है ना, वो लेटर में लिखा हुआ होता है, वही वो लोग पूछते हैं और उसका ही उत्तर देना होता है। आपको पता ही नहीं होगा कि उसमें क्या लिखा है, तो कैसे तारे को वीज़ा मिलेगा? उन्होंने कहा तो फिर तो किया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा जैसे बताती रही कि देखो ये जो वीज़ा है इसमें तो बहुत कुछ चाहिए होता है, परंतु आपका वो फिर उसने बेचारी ने भेजा और सारा देखा कि हमारे को कहाँ पहुँचना है, किस शहर में जाना है, कौन बुला रहा है। फिर बोला बेस्ट ऑफ लक, लेकिन आपको वीज़ा तो नहीं मिलेगा, कि आप जाना, जल्दी जाना सुबह तैयार हो करके, और लाइन बहुत लंबी होती है उसमें खड़ी रहना, बेस्ट ऑफ लक, लेकिन आपको वीज़ा तो नहीं मिलेगा। तो फिर बार बार वो ऐसे बोलती थी, तो मैंने बोला तो फिर नहीं जाएं? तो बोला कि नहीं जाओ तो सही, तूने पैसे इतने दिए हैं उनको, तो पैसा तो खर्च किया है ना। मैंने कहा मैंने एक पैसा भी नहीं दिया है। तो के तो लेटर आ ही नहीं सकता है। आपका वो कोई है पहले एजेंट है? मैंने कहा ना। तो के एजेंट भी नहीं है? मैंने कहा मैंने कुछ किया ही नहीं है बहन, मुझे पता ही नहीं कि होगा, उषा बहन से पूछो। फिर पूछा तो बोला है। मैंने कहा तो लेटर कहाँ है? तो के लेटर तो कैलाश बहन मेरे पास भी नहीं है। तो मैंने कहा कोई एजेंट है हमारा? तो है ना। मैंने कहा तो उसको बोलो हमारे को लेटर तो देवे, कल सुबह हमारे को वीज़ा लेना है और अभी तक हमारे पास लेटर ही नहीं है। तो उन्होंने फिर उसकी कॉपी भी दी और फिर गए हम लोग। तो खड़े रहे, खड़े खड़े भी थक गई। फिर हम उस समय तो हमने वो स्पाइन का भी ऑपरेशन किया हुआ था, तो बहुत समय खड़ी न रह सकूं। फिर तो राजू भाई ने पता नहीं किसको बोलाऊंगा, दीदी को कुर्सी दो, तो बोला वहाँ बैठ जाओ, जब आपका नंबर आएगा तो आपका नाम बोलेंगे फिर आना। भले हम बैठे रहे और फिर जब नंबर आया तो हम लोग गए तो मैं देखा बारी पर इंग्लिश भाई को देख करके मैंने बोला मुझे तो कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने राजू भाई को बोला राजू भाई जो भी ये भाई पूछे ना तो आप उत्तर देना, और मैं कुछ भी बोलने वाली नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। तो के भले मैं दूंगा। पर क्या हुआ कि वहाँ पर ना बैठने खड़ा रहने की भी जगह होती है, और वहाँ खड़े रहते ना तभी वो जो बोलता है ना वो सुनाई देता अच्छी तरह। तो राजू भाई को यहाँ खड़ा किया, मेरे को यहाँ खड़ा किया, पर राजू भाई ना यहाँ खड़ा होने के बजाय थोड़ा पीछे खड़े रहे तो इनका आवाज़ ही ना आवे। और ड्रामानुसार वो जो इंग्लिश भाई था वो बहुत अच्छी हिंदी जानता था, तो उसने जो भी कुछ पूछना शुरू किया हिंदी में। तो जब उसने पूछा कि कहाँ जाना चाहते हो, मैंने कहा अमेरिका। अमेरिका कहाँ? मैंने कहा डलास। वहाँ कौन है? मैंने कहा हमारी क्लास का स्टूडेंट है, वो बुलाना चाहते हैं, कहते हैं कि भाई अमेरिका, हमारी अमेरिका आकर के देख के जाओ। और वहाँ हमारे सेंटर भी बहुत सारे हैं जिस पर बहुत सारी सेवाएं होती है, और हम जाते हैं सेवा करके वापस आते हैं। तो उसने बताया कि बेन मन हमारा नहीं प्रॉपर्टी लेटर, नहीं कोई बैंक बैलेंस, स्पॉन्सर लेटर भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो बोला अगर आपको कुछ हो जावे तो उसका मना खर्च कौन करेगा?
मैंने कहा हमारी संस्था। कैसे मानूं? बोला ऐसे नहीं होता है बहन, उसके लिए तो बहुत कुछ वो होता है, लेकिन आप तो कुछ भी नहीं लाई हो। समझो आपका जोरदार एक्सीडेंट हो जावे और लाखों ही डॉलर लगाने पड़े, तो वो कौन खर्च करेगा? मैंने कहा भैया मैंने बोला ना कि हमारी संस्था ही खर्च करती है। मैंने तो के पर बहन संस्था को हम कैसे माने? मैंने कहा देखो हम 62 वर्ष से ये संस्था में समर्पण हूँ, तो आज तक जो भी खर्च है वही किया। मैं छोटे से बड़ी संस्था में हुई तो संस्था ही खर्च करेंगी ना। और हमने बोला मैं तो देखो लंदन भी 2 बार गई हूँ और दुबई 3-4 बारी गई हूँ, और तो के लंदन गई थी। मैंने बोला हाँ। तो फिर ना उसने पासपोर्ट खोला, देखा स्टैंप लगे हुए। फिर उसने ये क्वेश्चन किया कि इतनी जगहों पर क्यों गई थी? फिर हमने बोला ये सब जगहों पर हमारे सेंटर है और हम तो सेवाधारी हैं, सेवा के लिए गए थे और सेवा करके वापस आ गए। ठीक है। फिर उसने ना बोला ये सब पासपोर्ट उठा लो, तो हमने उठा लिया। हम लोगों ने ऐसा सोचा कि अभी ओम शांति, पर ना उसने एक एक जो नया पासपोर्ट था ना वो रख लिया। फिर उसने बोला बहन जी भैया के कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैं क्या थैंक यू भैया, पर किस बात का? तो वो तो पता नहीं। हाँ? फिर उसने बोला कि बहन 3-4 दिन के बाद पासपोर्ट और वीज़ा आपके घर पे आपको मिल जाएगा। ओके। मैंने कहा थैंक यू के वेलकम माई देश। तो बाबा ने देखो कैसे दादी के संकल्प को पूरा किया। दादी के संकल्प में इतना बल है, बोल में भी बल और संकल्पों में भी इतना बल। तो बाबा ने बहुत अच्छी तरह मदद की। और मैं पता नहीं कुछ अच्छा, ये जो दादी का मेरे को संकल्प आया कि दादी ने कैसे बुलाया और कैसे मना आगे बढ़ाया। दादी के संकल्पों के कारण ही मना बहुत जैसे अच्छी तरह से सेवाएं बाबा करा रहा है। दादी ने हमारे को वैसे बहन ने जैसे बोला कि भाई मना बाबा से पूछते थे और देखते थे कैसे कैसे बाबा संदेश देते थे और काम कराते थे। तो दादियाँ भी खूब अच्छी तरह से हमारे को कई बार पूछती रहती थी। और साकर बाबा जो थे, जब हम बाबा के पास एक बार मधुबन गई, तो जयपुर से गई थी, तो बाबा ने ऐसे बैठे हुए थे, बाबा पूछ रहे थे अच्छा लगता है, खुश हो? जीव द बाबा। बाबा ने बोला बच्ची तू इतनी अच्छी तरह से अपने मम्मी पापा के पास थी, खूब तेरे को सब प्यार करते थे, फिर तू ब्रह्मा कुमारी क्यों बनी? तो मैंने बोला बाबा मुझे तो बहनें अच्छी लगी, छोटे छोटे थे तो बहनें ही अच्छी लगती थी। तो फिर बाबा ने बोला और क्या अच्छा लगा बच्ची? बाबा आप भी अच्छे लगे। बाबा ने बोला बच्ची और क्या अच्छा लगा? तो बाबा को बोला बाबा मुझे आपकी मुरली भी बहुत अच्छी लगती है। बाबा ने बोला बच्ची रोज मुरली पढ़ती हो? अच्छी लगती है तो क्यों नहीं पढ़ती हो? बाबा मुझे पढ़ने नहीं आता है, तो मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ। तो ऐसे बाबा बैठे हुए देख रहे थे। बाबा ने बोला बच्ची मैंने पढ़ना तो बहुत था, क्यों नहीं पढ़ी?
तो मैंने बाबा को बोल दिया कि बाबा ड्रामा में नूंद नहीं होंगी, इसलिए नहीं पढ़ी। तो बाबा हंसने लगे। बाबा ने बोला, अरे बच्ची देखो ये बच्ची कितनी भोली है, भगवान का दिया हुआ ज्ञान भगवान को ही सुना रही है। फिर बाबा ने बोला, बच्ची सन्यासी बनना था तो ये तेरी जीवन सन्यासी जीवन ही है, बाकी बच्ची तू 25 साल के बाद 5 घंटा भी आगे नहीं जी सकती है। फिर मेरे को ना मरना बहुत पसंद था, तो मुझे खुशी हुई और मैं बड़ी रुचि से बाबा को बोला, बाबा मैं कैसे मरूंगी? मेरे को ना बीमार पड़ने से बहुत डर लगता था। तो बाबा को पूछा, बाबा मैं मरूंगी कैसे? तो बाबा ने बोला, बच्ची कुछ नहीं, काम करते करते सो जाएंगी और मर जाएंगी। तो मेरे को बहुत खुशी हुई। मैंने बाबा को, मेरे से बोला गया कि बाबा आप मिले हैं उसकी मुझे खुशी है, पर मरने की बहुत बहुत खुशी है। तो बाबा एकदम गंभीर हो गए। बाबा ने बोला, बच्ची आप सेंटर पर रहती हो ना? जी बाबा। तो बच्ची मरना क्यों चाहती हो? कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई कुछ हैरान करता है, बोलता है तेरे को कोई कुछ, तो मरना क्यों चाहती हो? बाबा को बोला, बाबा मैं मरूंगी ना तो मरने के बाद मैं दूसरा जन्म लूंगी, छोटी बच्ची बनूंगी, फिर बाबा मैं बहुत 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 पढ़ूंगी और बहुत सेवा करूंगी। तो बाबा ने बोला, बच्ची पढ़ने के लिए मरना चाहती हो? जी बाबा। बच्ची पढ़ने के लिए मरना चाहती हो? जी बाबा। बाबा ने बोला, अरे बच्ची तेरे को बाबा पढ़ाएंगे। तो साकार बाबा, तो बाबा को बोला, बाबा मेरे को पढ़ना ही नहीं आता है। तो कि नहीं आता तभी तो बाबा पढ़ाएंगे ना बच्चे। तो बाबा को बोला, मनो बाबा मेरे को पढ़ने के लिए दूसरा जन्म लेना ही होगा। बाबा ने कहा, नहीं बच्ची बाबा तेरे को पढ़ाएंगे। फिर जब ऐसे बाबा ने बोला तो बाबा बहुत बहुत रहम भावना की दृष्टि से देख रहे थे। और बाबा ने बोला कि बच्ची आज शाम को 5 साढ़े 5 बजे बाबा की ऑफिस में आना। उस समय ये ईशु बच्ची लेटर सुनाती है सभी बच्चों के आए हुए, तो बच्ची उस समय बाबा समय निकाल करके तेरे को पढ़ाएगा। बहुत बाबा ने फोर्स किया। बाबा को बोला, बाबा भले। तो जब हम बाबा के ऑफिस में गए तो उस समय तो दादी और संदेशी दादी, संतरी दादी, सभी 5-6 दादियाँ बैठी हुई थी और फुल जगह भरी हुई थी। बाबा भी ऐसे, बाबा की चेयर थी, ईश्वर लच्छू बहन ईशु बहन बैठते थे। तो जैसे दादी ईशु दीदी पर बाबा को लेटर सुना रही थी और मैं दरवाजे पर खड़ी हुई। तो दरवाजे के साथ खड़ी हुई तो बाबा ने देखा। बाबा ने बोला, आओ बच्ची आओ। और दादियों को बोला, थोड़ी बच्ची जगह इसकी भी कर दो। सभी दादियाँ देख रही थी। और फिर बाबा ने बोला कि इस बच्ची को बाबा ने बुलाया है और ये बच्ची को बाबा की मुरली पढ़ने नहीं आती है, तो बच्ची को बहुत अंदर दुख होता है। जो बाबा इस बच्ची को दुखी देख नहीं सकता है और बाबा को ऐसा ख्याल आता है कि इस बच्ची को मैं ही मुरली पढ़ना सिखाऊं, तो मैंने बुलाया है। तो दादियाँ तो एकदम आश्चर्य है, इतनी छोटी सी बालकी
इतनी बड़ी बाबा हस्ती ऊंची, और इस बालकी को बाबा पढ़ाएगा। बाबा को बोला नहीं बाबा, कोई भी बहन भाई इस बच्ची को पढ़ा देंगे, इसके लिए आप क्यों इतना समय गवाते हो। बाबा ने बोला नहीं, बाबा ने ही इस बच्ची को यहाँ बुलाया है, बाबा पढ़ाएंगे। तो जब ये बाबा ने बोला तो फिर तो कोई कुछ बोल नहीं सकता है। बाबा ने बोला बच्ची, बाबा को हिंदी बहुत अच्छी आती है, पर सिंधी जो है ना, सिंधी आप बहुत जल्दी पढ़ना सीख सकते हैं, क्योंकि सिंधी पढ़ना बहुत इजी है, बोलने में थोड़ी मुश्किल होती है, पर पढ़ने में बहुत सहज रीति से पढ़ सकेंगी, और मुरली सिंधी में छपती है। हमारे को तो सिंधी पढ़ाओ या हिंदी पढ़ाओ या इंग्लिश पढ़ाओ, हमारे को तो कुछ आता ही नहीं था। हाँ, बाबा जो भी लिखेगा या पढ़ाएगा वो बाबा पढ़ाएंगा ऐसे, हमारे को कुछ आता ही नहीं था, तो कौन सा अच्छा होता होगा ये तो पता ही नहीं था। बाबा को बोला बाबा भले। बाबा ने सिंधी में लिखना शुरू किया। लगभग 1-1.5 लाइन बाकी थी, उसी समय रुक्मणी दादी का फोन आया और बोला कि मन दादी ने कि कैलाश बहन को जल्दी भेज दो जयपुर, बाबा बहुत लोग आते हैं। तो फिर बाबा को भेजना पड़ा, पर जाते समय बाबा ने बोला बच्ची तुम कॉपी पेन लेकर के योग में बैठना, शिव बाबा तेरे को पढ़ाएगा। वहाँ मैं बहुत मूंझ गई। हमने बोला इतने मनुष्य लोग मेरे को नहीं पढ़ा सकते हैं, तो फिर बाबा तो वैसे भी गोल गोल है, और वो ऊपर रहने वाला, और बाबा मेरे को जयपुर भेज रहा है, और खुद बाबा आबू में रह रहा है, तो बाबा मुझे कैसे पढ़ाएंगे। शिव बाबा बहुत मूंझ गई। और मैं ऐसे, तो बाबा ने बोला बच्ची बाबा पर तेरे को विश्वास है। बाबा को बोला बाबा है, और था ही, लेकिन समझ न सकूं कि ऐसे कैसे। बाबा मधुबन में, जयपुर में, शिव बाबा ऊपर, कैसे होगा। तो फिर बाबा ने बोला कि बाबा पर विश्वास है ना बच्ची, तो बाबा के बोलों पर भी विश्वास रखो। वो भी था, पर नहीं समझ सकूं। बस मेरे को बार बार बाबा आबू में, और मैं जयपुर में, और शिव बाबा ऊपर, ये बहुत मूंझ होती थी। फिर तो बाबा ने जैसे बोला वैसे मैं तैयार हुई, और बाबा ने ये खास कहा कि बच्ची एक तो किसी को बोलना नहीं कि बाबा मुझे पढ़ाएगा। अगर तू ये बोलेंगी तो सब लोग तेरे पास आएंगे, आएंगे जाएंगे, उठेंगे बैठेंगे, बातें करेंगे, तो तेरे को जो प्राप्ति करनी है वो नहीं हो सकेंगी। एकदम एकाग्रचित और एकांत में बैठना। तो बच्ची तेरी दिनचर्या क्या है। दिनचर्या सुनाई। सुबह 3:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक हमारे को कोई टाइम नहीं, क्योंकि 50-55 लोग हम लोग होते थे जयपुर में। जयपुर का म्यूजियम बन रहा था उस समय। बाबा ने बोला हठ योगियों का म्यूजियम तो है, पर उसके सामने राजयोगियों का म्यूजियम बनाओ। तो वो बन रहा था, बहुत लोग देखने आते थे। तो इसके कारण मन भीड़ बहुत, काम बहुत। तो बाबा ने बोला बच्ची सारा दिन तो टाइम नहीं है, पर तू जब सब सो जावे ना, तब रात्रि को कॉपी पेन लेकर के बैठना और बाबा को याद करना, शिव बाबा तेरे को पढ़ाएंगे। फिर तो जैसे बाबा ने बोला था वैसे बैठे। और जब मीन्स बाबा वतन में मैं गई
तो देखा उस ओर से बाबा आ रहे हैं, इस ओर से मैं जा रही हूँ। बाबा बहुत मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने बोला, बच्ची आप तो बहुत चिंता करती थी, क्यों चिंता करती थी? बाबा को बोला, बाबा आपने बोला था कि शिव बाबा पढ़ाएंगे, तो बाबा मुझे यही सोच चलता था कि आप आबू में थे और शिव बाबा ऊपर और मैं जयपुर में, तो शिव बाबा मुझे कैसे पढ़ाते? तो मुस्कुराते हुए बाबा ने बोला, अच्छा बच्ची, रोज बाबा मधुबन से तेरे को पढ़ाने आएंगे, फिर तो पढ़ेंगी ना बच्ची? हाँ जी बाबा। तो मेरे को लगता है मैं 8 या 9 दिन हर रोज रात्रि को बैठती थी। बाबा मेरे को 10-15 मिनट ऊपर रखते होंगे और जैसे आप लोग पढ़ाते हैं ऐसे बाबा ने मुझे नहीं पढ़ाया था, क ख ऐसे नहीं पढ़ाया था, लेकिन बाबा ने ज्वाइंट अक्षर ही सिखाए थे कि बच्चे शिव बाबा ऐसे लिखते हैं, ब्रह्मा बाबा ऐसे लिखते हैं, हिंदी में, बर्तन में। साकार बाबा ने सिंधी में लिखा था। फिर ऐसे माना ज्वाइंट अक्षर ही थे। ऐसे मैं 8-9 दिन हर रोज बाबा के पास गई थी और ऐसे करके पढ़ना लिखना बाबा ने सिखाया था। बाकी स्कूल में नहीं गई थी। बाबा ने भी मेरे को बोला था, बच्ची तेरी उम्र बहुत छोटी है, 25 साल के बाद मतलब 5 दिन भी आगे नहीं जी सकती है, 5 घंटे बाबा ने बोला था। तो लेकिन हो सकता है योग बल से तेरी आयु बढ़ जाए। तो मैंने योग तो नहीं किया था, पढ़ने के लिए, उम्र बढ़ाने के लिए। मेरे को तो मरने की बहुत तीव्र तमन्ना थी। मैं यही सोचती थी कब वो दिन आवे जो मैं शरीर छोड़ूं, कब वो दिन आवे जो शरीर छोड़ूं। लेकिन बाबा ने जो बोला था कि बच्ची हो सकता है तेरी उम्र बढ़ जावे, योगियों की उम्र बहुत लंबी होती है। और बाबा ने ये भी बहुत अच्छा बताया था कि योगियों की उम्र इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उनके श्वास बहुत शांत होते हैं, इसलिए उम्र बढ़ जाती है। तो बाबा को बोला था मैंने कि बाबा मैं योगी नहीं करूँगी। तो बाबा को तो वैसे कोई भूल नहीं सकता है ना, लेकिन ये तो खाली खाली हम बोलते हैं कि बाबा याद नहीं आता है, बाबा की याद नहीं रहती है, हाँ। लेकिन फिर भी बाबा ने जैसे कहा था कि योगियों की आयु बढ़ जाती है, तो बाबा ने भी आयु बढ़ाई। पर जिस दिन मैं 25 साल की पूरी होने वाली थी, उस दिन हमारा ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन से। पर फिर बाबा ने बचा लिया। चुग्गी दादी ने बोला, देखो आज के दिन आपकी मृत्यु होने वाली थी, बाबा ने ये जीवन सेवा के लिए दी है, इसीलिए बच्ची तू सेवा करना। इंदौर आने का होगा इसलिए रह गई। भले। ओम शांति।